हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैना है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब गर्व किया करती थी। जिसे दुनिया में इतने अच्छे और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे, मुझे तो जीने के लिए अपने माँ बाप की ही मोहब्बत काफी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त, जिसका नाम मोनिका था, उसने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की जिंदगी को पूरा कर देती है, जिसकी जिंदगी में खुशियां के रंग भर देती है। मोनिका की बात सुनकर कितनी देर तक मैं हंसती रही। उसे मेरा हंसना बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा था, यह देखो, यह मोबाइल और यह चूड़ियां और भी ढेर सारा सामान, यह सब कुछ मेरे महबूब ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली मोनिका की इतनी महंगी महंगी चीजें बड़े शौक से देख रही थी। उसकी चीजें देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वह भला मामूली सी शक्ल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीजें थी। मैं उससे ज्यादा बढ़कर सुंदर थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने के साथ साथ जलन भी महसूस हो रही थी। मैंने उसकी कीमती चीज देखकर बस मुस्कुराने पर ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह से जल रहा था। अब इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझे आ टकराया। मैं उसे लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर गुस्से में आ गई थी और उससे घूरते हुए कहा। मैं उसके पास से गुजरकर जाने लगी। तभी वह मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज कॉलेज से जाते हुए अपने घर की छत से तुम्हें देखता हूँ। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई, इसलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो? मुझे मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उसे लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बात करने की? मैं तो भला उस लड़की को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वह कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता है? मैं वहां चुपचाप बेहतर खड़ी हुई थी। उसने मेरी बेध्यानी का फायदा उठाकर मेरे बैग में एक कागज का टुकड़ा डाल दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार रही थी। मेरे दिमाग में अपने दोस्त मोनिका की बातें और उसके हाथ में मौजूद कीमती गिफ्ट घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। यह जज्बा मेरे लिए न सिर्फ अजीबोगरीब था, बल्कि अब मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा कर रही थी। मैं कितनी देर तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के को दिए गए नंबर पर कॉल कर दी। वह तो जैसे मेरे ही कॉल का इंतजार में था। मेरी कॉल करने पर उसने कॉल रिसीव कर ली। उसका नाम रिक्की था। वह फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। वह मुझे मेरी दोस्ती मोनिका की तरह कीमती तोहफे दिया करता था और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता था। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जाग कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वह अपने घर की छत से मुझे देखता तो कभी मैं उसे देखती। मेरी दिन व दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गुम देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज्यादा देर तक उनकी निगाहों का सामना नहीं कर पाती थी। तभी मैं इधर उधर जाया करती थी। मैं अब उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मुझे कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वह मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं है तो मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं मोनिका के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुंची थी। उसके घर में कोई भी नहीं था। यह लोग काफी पैसे वाले थे। घर की सजावट से ही पता लग रहा था। वह मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल अभी जोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? अभी हम बैठे आपस में बात ही कर रहे थे कि रिक्की मेरे करीब धीरे धीरे आने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इतने
ज्यादा करीब होने पर मेरा दिल घबराने लगा था। मैं उससे दूर होने लगी। मेरी जिंदगी का यह पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद के करीब कर लिया। मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने कहा, रिक्की, यह क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मदहोश हुई जा रही थी। उन्हीं मदहोश शब्दों में कहने लगा, नैना, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, यह सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं है। मैं जल्दी से खड़ी हो गई। रिक्की, यह सब गलत है। इतने में ही बाहर से रिक्की के माँ बाप की आवाज आई। वह शायद वापस आ चुके थे और रिक्की को आवाज लगा रहे थे। रिक्की ने जल्दी से घबराहट में मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा रिक्की के माँ बाप रिक्की को लेकर अपने कमरे में चले गए हैं, तो मैं भी जल्दी से मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल आई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैं खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर ली। जो कुछ भी अभी मेरे साथ हुआ था, मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। अब तो मैं रिक्की के लिए और भी ज्यादा सोचने लगी थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हीं दिनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और से रिश्ता तय कर लिया था। मेरी माँ बाप ने मेरी मर्जी के जाने बगैर मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब करता था। वह मुझसे उम्र में 5 या 6 साल बड़ा था, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच में मेरे माँ बाप ने मजबूर कर दिया था। वह मेरे जोरे का बिल्कुल भी नहीं था। वह न सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक हुए रिश्ते का पता चला, तो मैं पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया, जिस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी। वह कहने लगी, तुम्हारी शादी वही होगी जहां तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में मैं तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गई थी और अपने रिक्की से भी सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझे पर खूब प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने आशिक से बिछड़ने के सदमे में थी। मेरा पति मुझे जैसे कमसीन और हसीन लड़की को पाकर बहुत खुश था। वह मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफरत हो चुकी थी। मैं हर समय उसकी कोशिश नाकाम बनाती रहती और अपने बाथरूम में कैद हो जाया करती थी। मगर उन्हीं दिनों मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा पति जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वह गुस्से का काफी तेज था। कोई भी चीज अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाती, तब वह पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने पति के गुस्से से बहुत डर जाया करती थी। कभी कभी वो अकेले में खूब आंसू बहाते और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती थी कि काश वह मेरी जिंदगी में होता। मेरी सास काफी अच्छी औरत थी। वह मुझे अपने पति के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी वह अपने बेटे की इस गलत हरकत पर मुझे से माफी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी और अपने पति की सेवा में ऐसे लग जाती जैसे हमारे बीच कोई करवाहट नहीं रहती है। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छांव जैसी तबीयत से काफी तंग आ चुकी थी। कभी वह मुझ पर बहुत मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा वही मुझसे प्यार करता है, और कभी कभी तो छोटी सी बात पर ऐसे नाराज हो जाता जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरी सास किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। तब मेरा पति गुस्से से घर में आया। उसके तेवर देखकर मैं अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं बेकार में ही किचन में काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फिजूल के काम करते देखकर मेरे पति का पारा और भी हाई हो गया। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ और मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली है कि मुझे चाय या पानी का ही पूछ लो। मैं कांपते हुए अपने पति की तरफ देखा, फिर उसी कंपकाते शब्दों में कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वह किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा गर्म चाय मैं अपने पति के सामने ले आई, वह गुस्से से घूरने लगा। फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ फेंक दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो तुम।
मेरे पति की फेंकी हुई चाय, मेरा हाथ बुरी तरह से जल गया था। मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतार रही थी। मेरे पीछे मेरा पति भी उठकर चला आया। वह शायद मुझे खाने के लिए कहने आया था। तभी अचानक मेरे पति की नजर मेरे जले हुए हाथ पर पड़ गई तो वह सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे उसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 4 महीने बीत चुके थे। मैं अपने पति के सर्द और गर्म नेचर को लेकर काफी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं अपनी सास की इजाजत से अपने मायके चली आई थी। शादी के बाद मुझे बहुत कम मौका मिलता था अपने मायके आने का। जब भी अपने ससुराल से मायके आती तब मेरा पति मेरे साथ ही रहता था, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपनी माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ भी खिल उठी थी। उनकी आधी बीमारी मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को, अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश थी। मगर जब रात के समय अपने घर की छत पर चली आई तो अचानक ही मुझे अपना पुराना प्यार याद आने लगा था। अपने पति के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड रिक्की की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोचते हुए मुझे ना जाने कितनी रात हो चुकी थी। तभी मैंने सोने चली गई और फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि वह लड़का मुझे याद आने लगता और मैं कई कई घंटों उसकी याद में गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी मुझे 2-3 घरों की छत के बाद उसकी छत नजर आई थी। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था, वही लड़का रिक्की मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफी दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए सिकवे थे। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से कांटेक्ट हो चुका था। वह मुझसे शिकायत करता, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया? क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए थे और शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली? उसके सवाल पर मैंने उसे बता दिया था कि मेरे बाबा हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो चुका था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ जबरदस्ती किया है। उसे मेरी बात का विश्वास आ गया, तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा था। अब हम दोनों घंटों तक दूसरे से बातें किया करते या फिर अपने घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो अपनी शादी के बाद बहुत चुप चुप होकर रह गई थी, दोबारा से खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी। और एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं जो अपने आशिक से चुप चुप कर बातें किया करती थी, मेरी माँ को इस बारे में शक हो चुका था। तभी उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भूल बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आ गई, जिसे सोचकर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ की जोर जबरदस्ती करने पर बहुत ही गुस्से से अपने ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अभी नहीं लग रहा था। मैं अपने ससुराल चली आई, मगर अब अक्सर मुझे उसके फोन आने लगे थे। कभी कभी तो वह मुझे मेरे पति के सामने ही कॉल कर दिया करता, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी निगाहों से देखता। मैं अपने पति से खौफ ज्यादा होकर मैं उससे कहती कि तुम मुझे बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर वह मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल कर लिया करता। उसे रात मेरे पति जल्दी घर आ चुके थे। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा था। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए पूछा कि किसका कॉल है। मैंने डरते डरते कहा कि मेरी माँ की कॉल थी। मेरे कहने के बावजूद भी उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक से सख्त शब्दों में कह दिया कि मुझे कॉल आगे से मत करना। मेरी सख्ती से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था और फिर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा था कि तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ सच बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का बहुत तेज था।
अगर मेरी यह हरकत मेरे पति तक पहुंच जाती तो वह शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरे दिन रात डर के साए में गुजारने लगी थी। आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा? अगर मेरे पति को पता चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देगा या तो मेरी जान ले लेगा। मुझे उसकी कॉल लगातार आती रहती है और मुझे अपने पति से छुटकारा पाने की वह अलग अलग उपाय बताता। कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसे बताए हुए उपाय पर काम करूं और अपने पति से छुटकारा पालूं, और कभी कभी सोचती कि यह सब गलत है और उसके अंजाम को सोचकर डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना आशिक मेरे ससुराल आ पहुंचा। उसने पहले ही मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं उसकी धमकी से डर गई थी, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर रिक्की मुस्कुराने लगा। मैं उसके मुस्कुराने पर परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा ही दी। उसे दवा की बोतल को देखते हुए मैं परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं उसको देखने लगी। तभी वह मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना। रात को सोने से पहले यह दवा अपने पति के खाने में मिला देना, फिर वह पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें करेंगे। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वह दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात पर मानते हुए उसे दवा की थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाना में मिलाने लगी थी और हर रोज दवा मिला हुआ खाना अपने पति को खिलाने लगी। मगर मुझे नहीं पता था कि यह जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास भी बहुत चिंता में पड़ चुकी थी। मैं भी अपने पति को देखा करती कि कहीं यह मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 महीने बाद अचानक ही मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो दवाई अपने पति को दे रही थी वह दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा, मगर मुझे यह भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका है। मेरे माँ बाप भी मुझे यूं विधवा देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे पति को मरे 2 महीने हो चुके थे और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी का तय कर दी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई एतराज नहीं किया था। इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक से तय किया था और उनसे इस फैसले पर मेरी मर्जी भी शामिल थी। मेरी शादी को कुछ ही दिन बाकी रह गए थे, तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमजोरी महसूस होने लगी थी। मेरी रंगत मुरझाती जा रही थी और बुरी तरह से चक्कर आने लगे थे। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वह मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वह मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी शादी में भी शामिल हुआ था और 2 बार मेरे पति के साथ घर भी आया था। मैं उसकी तेज नजरें खुद पर टिकी देखकर घबरा गई थी। उसने मुझे बहुत ही नफरत भरे शब्दों में यह खबर सुनाई थी। मैं जो अपनी जिंदगी का दूसरा सफर तय करने जा रही थी, यह खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने बहुत परेशान कर दिया है। मैंने फौरन गर्दन नामे हिलाई थी। फिर वह मुझसे कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसके इतने विश्वास से कहने पर मैं घबरा गई थी और बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तब मैं घबराकर उससे पूछा कि आप ऐसा कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं। तब वह मुझसे कहने लगा, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने उसका चेक किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा था कि कोई तुम्हें जहरीली दवाई दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात को उसने मजाक में उड़ा दी थी, मगर जब दूसरी बार वह मेरे पास आया तो उस दिन उसकी हालत बहुत खराब थी।
अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थाम कर पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो रही है? तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और वह देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपने पत्नी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर उसने मेरी मोहब्बत भरे भरोसे को ठेस पहुंचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे यह सब देखकर बुरी तरह दिमाग को धक्का लगा था। तभी उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना जरूरी समझा था। अपने किए पर मैं बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो रही थी। मैंने एक गैर मर्द के पीछे भागकर एक अनमोल सा और सच्चा रिश्ता खो दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे जेल में मत भेजो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें जेल में भिजवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मुझे अपने लिए ये शर्त आसान लगी थी। तब मैंने झट से कहा, हाँ कह दी। अपने माँ बाप को भी इस बात के लिए राजी कर लिया था। फिर कुछ ही दिन बाद मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर चली आई थी। धीरे धीरे मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि उस इंसान ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वह मुझे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता और मैं दिन भर भूखी प्यासी रहकर उसके घर को साफ करने की कोशिश किया करती। मुझसे गलती हो जाती तो वह मुझ पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं था। एक दिन मैं घर का काम निपटाकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। रास्ते में मेरा पुराना महबूब मुझसे आ टकराया। मुझे देखकर वह गुस्से के मारे मेरे ऊपर चीखने लगा। मैं जो अपनी जिंदगी उसके कहने पर नर्क बना चुकी थी, मैंने उसे नफरत से देखते हुए बहुत ही गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गालियां देते हुए कहा कि तुम उस भूल में मत रहना कि मैं कभी तुमसे मोहब्बत भी की थी। मैंने पहले भी तुम्हारी मोहब्बत में मरा नहीं जा रहा था और ना ही अब मरा जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ सकी, इसलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। मैं उस शैतान की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा धक्का लगा था। मैं जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर वहां से आई। मेरे दूसरे पति ने अब अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है और वह उसके साथ बहुत खुश रहता है। उसने तो मुझे नौकरानी से भी बुरी हालत कर दी है। वह कहता है, जिस तरह तुमने मेरी जान से प्यारे दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपने दोस्त का बदला लूंगा। जिंदगी में बस अब एक ही खुशी नजर आती है कि जब मेरा बच्चा होगा, इस दुनिया में आ जाएगा, तो उसके सहारे जिंदा रह लूंगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुखी दिए हैं। जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैं एक मरी हुई बच्ची को जन्म दी हूँ। उसी समय बहुत ही बिलख बिलख कर रो रही थी। भगवान ने मेरे सब कुछ छीन लिया था और शायद यह मेरे ही पापों की सजा थी। मैंने अपने प्यार करने वाले पति को खुद अपने हाथों खो दिया और मेरा बच्चा भगवान ने छीन लिया। मेरी जिंदगी में अब कोई आस, कोई उम्मीद, कोई खुशी नहीं बची थी। मैं जब भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो अब मुझे खुद से नफरत होने लगती है। यह एहसास मुझ पर बुरी तरह हावी होने लगा था कि मैं एक खूबसूरत और अपने इतने पवित्र रिश्ते को एक गैर मर्द के बहकावे में आकर सब बर्बाद कर दिया था। काश मैं अपने पति को इज्जत देती, उसकी मोहब्बत को समझती, तो मेरा घर आज यूं बर्बाद न होता। कभी कभी अच्छी चीज खोने के बाद ही हमें एहसास होता है हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। दोस्तों, कहानी को लेकर राय जरूर दें। नैना को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या नैना माफी के लायक है? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।